सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह का लालच दिया तब तुमने एक बार फिर भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूद सोचना सीख रहे हो। यह पहला कदम है। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। यह तुम अपने आप जान पाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्राइन पैच में ले जाऊंगा। यह वह जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने से ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम यह सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जाता है। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था, अमीर डैडी ने कहा। टार बेबी से आज़ादी। क्या ऐसा कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। डर और लालच ही ब्रायर पैच है। अपने डर से पीछा छुड़ाकर, अपने लालच का सामना करके, अपनी कमजोरियों और ज़रूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंचते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है। यही विचारों को चुनने से? माइक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रतिक्रिया करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी समस्याएं नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा न होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको एक खुद से सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल, क्या इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज़्यादा मेहनत करना है? ज़्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए होते हैं कि वे खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते कि डर हावी हो रहा है, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते और इसकी बजाय दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं। टार वे भी हावी हो जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाऊँ। तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको। जैसे अपनी सुबह की कॉफ़ी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे पहले कहा था, उसे याद रखो। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है और यह थोड़े समय की होती है। यह समस्या होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी टार बेबी। अब पैसा उनकी ज़िंदगी चलाता है, या मैं यह कहूँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी ज़िंदगी चलाते हैं। तो वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सकें क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फ़र्क होता है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने जवाब दिया। मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूँ। हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग शोषक होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते, या मैं इस नौकरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है? इस तरह भावना पर आधारित हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हुई है और किसके शब्दों में विचार। यह एक ऐसा सबक था जो जिंदगी भर मेरे काम आया, खास तौर पर तब जब मैं अपने दिल से यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों या दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के डालते समय जब माइक और मैं यह सोच रहे थे कि हम पैसा बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैरकानूनी था।
सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और गैर कानूनी दोनों ही तरीके से कमाया जा सकता है। अमीर डैड ने बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है, जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज है। धन दरअसल एक मायाजाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज्यादा कीमती है, उन्होंने कहा। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों, तो कयामत आ जाएगी। गरीब, मध्यम वर्गीय और नासमझ लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यह भरोसा करते रहते हैं कि धन ही असली चीज है और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वह कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु सालों बाद जाकर मुझे यह समझ में आया कि यह बड़े पते की बात थी। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम चालू रखो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की जरूरत को भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी आसान होती जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्दी तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस नौकरी से ज्यादा पैसा कमा लोगे। तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग इन मौकों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलते हैं। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वह टार पे भी तुम्हें कभी कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजें उठाई और मिसेज मार्टिन से गुड बाई कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहां घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में सोचते हुए और इसी बारे में बातें करते हुए बिताया। 2 सप्ताह तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेज मार्टिन से दोबारा गुड बाई कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंडर्ड को ललचाई नजर से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट नए मिलने से सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेज मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाई कह रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते हुए देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते तो देखा था, पर उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। मिसेज मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधे में काटा और उसे संभालकर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से भूरे कार्डबोर्ड के बॉक्स में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इस कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक्स बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्दी ही वह डिस्ट्रीब्यूटर वहां आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उसे दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम का नहीं था। हमने इसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्दी हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी जनता के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना लिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए हम हर बच्चे से 10 सेंट लेते थे। स्कूल खत्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके ग्राहक बन गए थे और वे जितने कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में
पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वे 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और यह देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपा कर तो नहीं ले जा रहे हैं। वह इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज़ कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी दिया। हालांकि वह कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेचे। जब कोई कॉमिक्स फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की, परंतु हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। बहुत कम उम्र में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना यह कारोबार बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वह खुश थे क्योंकि हमने उनकी पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने यह भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सके। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था। हमारा धन हमारे काबू में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होते थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज़्यादा तनख्वाह देने की बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी। धन्यवाद। अध्याय 3, जो है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड। अध्याय 3, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने ज़्यादा अमीर हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमत्कार ही न हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए आज़ाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार से। मुझे लगता है कि आज़ादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज़्यादा है कि यह अपने आप बढ़ सकती है। यह पेड़ लगाने की तरह है। आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती है। इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ और कैसे की जाए। आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक बढ़िया रहेगी? हम अपने बच्चों को यह सब कैसे सिखाएं? कामयाबी का रहस्य क्या है? मैं किस तरह करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ? ऐसे वक्त मुझे हमेशा एक लेख की याद आती है जो यहाँ दिया जा रहा है।
सबसे अमीर बिजनेसमैन। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसोल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष। हावर्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया। आइवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष। लियान फ्रेजियर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अध्यक्ष थे। रिचर्ड व्हाइटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर सबसे बड़े दो स्टॉक स्पेकुलेटर्स थे। और अल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट के मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्जे में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियेपन की हालत में हुई। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉब्सन पागल हो गई। व्हाइटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजियर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। यह 1923 की बात है। हम इतना अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट क्रैश आर्थिक मंदी के ठीक पहले हुआ था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है, आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ावों की तरह ही होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीटों की कहानियाँ भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वह यह शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वह सिर्फ 29 साल का है। उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया है। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई। वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा था और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतार लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा ही नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1920 के उछाल वाले दशक की याद दिलाता है। हालांकि मैं खुश हूँ कि इतने ज़्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है,
तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होना चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था, यह विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था। जैसा मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फ़ायदे बताते रहते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसे की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी पड़ेगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस ज़माने का है जब खेती किसानी ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी यह बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। धूल की फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव ही नहीं है। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपनों को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकर ही सुलझाया जा सकता है। इमारत बनना शुरू हो जाती है, यह तेज़ी से ऊपर उठती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास सबर्बिया का लीनिंग टावर होता है। हमारी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे, क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। यह बहुत उलझन भरा विषय भी है, परंतु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है इसे आसान बनाकर। पहले इसे तस्वीरों के जरिए सिखाइए। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली थी। चूंकि हम लोग छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका ईजाद किया था। सालों तक वे केवल चित्र बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम्स की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया, तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना चालू किया। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया, आज माइक को जितने अकाउंटिंग विश्लेषण की ज़रूरत है वह उससे भी कहीं सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास 10 अरब डॉलर का साम्राज्य है। मैं इतना ज़्यादा जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, परंतु हम दोनों की ही नींव आसान नींव थी। आगे आने वाले पृष्ठों में मैं आपके सामने वही आसान से चित्र खींचूंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालांकि वे आसान हैं, परंतु इन चित्रों के सहारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी नींव पर दौलत का महल बनाना सिखाया था। नियम 1, आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। यह पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज़्यादा लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम 2 बच्चे अमीर बनने का रहस्य जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उसका जवाब इतना आसान था। यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। संपत्ति क्या है? माइक ने पूछा। अभी उस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुस जाने दो।
अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी की एक योजना होगी और तुम्हें ज़िंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसलिए इसे अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि संपत्ति क्या है। यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी। हाँ, यह इतना ही आसान है। अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराई। क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फ़र्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर यह इतना आसान है और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं, यह समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। बड़े लोगों को यह नियम समझाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर इत्यादि। ज़्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना मूर्खता है। अमीर डैडी KISS सिद्धांत में यकीन करते थे। कीप इट सिंपल स्टूपिड। मूर्ख, इसे आसान ही रहने दो। इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों के सबक को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे के नियम को ज़्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज़ किस तरह कठिन बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व होती है? इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान देते हैं और पैसे की साक्षरता को अनदेखा कर देते हैं। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, यह कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच संकट में फंसना चाहें तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूँ कि वहाँ दी हुई परिभाषाएं किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होंगी, परंतु दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता। फिर भी हम वयस्क लोग यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, संपत्ति को शब्द से नहीं अंकों से पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और ज़मीन में खुदे गड्ढे में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह बात है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों की ही तरह है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते। महत्वपूर्ण वह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज़्यादा समझ नहीं पाते। यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पढ़े हुए को समझने की काबिलियत होती है, और इस क्षेत्र में हम सब की अलग अलग काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए, मैंने हाल ही में एक नया VCR खरीदा। इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने VCR को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपना VCR प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था, परंतु इसके बावजूद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में A मिल रहा था, परंतु उन्हें समझने में मुझे F मिल रहा था। और यही ज़्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हज़ारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है, अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। ज़्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स परिभाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु यह आसान चित्र या रेखा चित्र दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने में काम आई। बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से
अमीर डैडी ने हर चीज़ को बहुत आसान बनाए रखा और जहाँ तक बन पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग ज़्यादा किया, शब्दों का उपयोग कम से कम किया और अंकों का तो कई वर्षों तक इस्तेमाल किया ही नहीं। पिछले पृष्ठ पर दिया हुआ बॉक्स एक इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह आमदनी और खर्च बताता है, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। नीचे का चित्र बैलेंस शीट है। इसे इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्वों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते। यह समझ जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। पैसे की तंगी की असली वजह यह होती है